हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल सिविल्स तैयारी। आज हम बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में। और ये हमारा 20 लाख करोड़ का जो पैकेज अनाउंस हुआ था कल प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा, तो उसको हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या बिजनेसेस और एमएसएमई सेक्टर को क्या क्या बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। ये पार्ट 1 है, इसको रिलीज़ आज के दिन ही किया गया है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, तो उसी को आज हम डिकोड करेंगे। सो गाइस, आज हमने देखा था कि 4 बजे की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वहाँ पे निर्मला सीतारमन जी ने फर्स्ट जो पार्ट है एमएसएमई रिफॉर्म्स वाला वो इंट्रोड्यूस किया था। ये पीडीएफ जो है इंट्रोड्यूस की गई थी उनके द्वारा। ये पूरा प्रेजेंटेशन है जो पीआईबी से लिया गया है और उसी को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, डिकोड करूँगी। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे जो इस पूरे पैकेज को नाम दिया गया है वो आत्मनिर्भर भारत अभियान नाम दिया गया है या सेल्फ रिलायंट इंडिया मूवमेंट का नाम दिया गया है। तो इसके 5 पिलर्स बताए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है 5 पिलर्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको है याद रखने हैं। पहला पिलर देखिए, जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उसी से ये 5 पिलर लिए गए हैं। आपका जो भी कोई कंट्री स्ट्रांग बनेगी या सेल्फ रिलायंट बनेगी उसके 5 पिलर्स होंगे। फर्स्ट पिलर जो हमें बताया है वो इकोनॉमी बताया है, दूसरा हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बताया है, तीसरा हमें सिस्टम बताया है, चौथा हमें कहा है वाइब्रेंट डेमोग्राफी और पांचवा पिलर बताया है डिमांड। तो ये याद रखना है क्योंकि ये आपके क्वेश्चन में आ सकता है, प्रीलिम्स के पेपर में आ सकता है, क्योंकि प्रीलिम्स आपका जो है एक्सटेंड हो गया है। तो प्रीलिम्स में ना आए तो मेंस में तो आएगा ही आएगा। तो ये आपको 5 पिलर्स आत्मनिर्भर भारत के याद रखने हैं। 5 पिलर्स हैं आपके इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, वाइब्रेंट डेमोग्राफी एंड डिमांड। और ये स्टेट पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो 5 पिलर ये हैं। अब स्पेशल इकोनॉमिक और कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज जो होगा ये 20 लाख का है टोटल, और ये हमारी जीडीपी का 10% स्टैंड होता है। तो मतलब जीडीपी का टोटल जो पैकेज अभी तक डिज़ाइन हुआ है ये 10% है। इसमें से ऑलमोस्ट 4% पहले रिलीज़ किया जा चुका था। 0.8% के आसपास जो है फर्स्ट जो 31 मार्च को रिलीज़ हुआ था गरीब कल्याण योजना, उसमें जो है हुआ था, रिलीज़ किया गया था। और बाकी का सारा जो है आपका 3% के आसपास आरबीआई ने अनाउंस किया था, और बाकी का जो 6% है वो आज की जो अनाउंसमेंट है और बाकी आने वाले डेज में जो अनाउंसमेंट होगी मिला करके 6% ऑफ जीडीपी ये बनेगा। तो पैकेज क्या करेगा? पैकेज जो है 5 अलग अलग सेक्शंस को एड्रेस करेगा, जिसमें कॉटेज इंडस्ट्री होगी, एमएसएमई मतलब लघु और कुटीर उद्योग होंगे, इसमें लेबर सेक्टर होगा, मिडिल क्लास सेक्टर होगा, इंडस्ट्रीज़ और बाकी सारे जितने भी सेक्टर्स हैं जो भी हमारे इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है वो सभी सेक्टर्स की नीड्स को ये केटर करेगा। तो कहा जा रहा है कि ये काफ़ी जो है बोल्ड रिफॉर्म्स हैं और इससे कंट्री सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ेगी। अब ये हमें देखना है कि रिफॉर्म्स जब सारे रिलीज़ हो जाते हैं तब एक हम जो है कंपोजिट एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि क्या एक्चुअली कंट्री के ऊपर बेनिफिट होगा इन रिफॉर्म्स का या नहीं। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट जो कॉल दी गई है प्रधानमंत्री जी के द्वारा, कल कहा था उन्होंने, बी वोकल फॉर लोकल। वोकल फॉर लोकल का मतलब देखिए, कोई भी कंट्री, कोई भी इंडस्ट्री तब ग्रो करती है जब डिमांड आए किसी भी चीज़ की। अब हमारी कंट्री में क्या है कि इम्पोर्ट हमेशा ज़्यादा रहता है, एक्सपोर्ट कम रहता है। हमारी कंट्री को फॉरेन प्रोडक्ट्स ने, एक तरह से देखा जाए तो मार्केट में फ्लडिंग हो रखी है फॉरेन प्रोडक्ट्स की। तो अगर हमें स्ट्रेंथन करना है, अपनी इकोनॉमी को रीस्टार्ट करना है, तो हमें डिमांड बढ़ानी होगी। और डिमांड बढ़ाने के लिए 130 करोड़ पीपल है। अगर बहुत सारे सब्सटेंशियली लोग जो है लोकल प्रोडक्ट्स की तरफ मूव करने लगते हैं तो उससे हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन होगी। तो ये एक अच्छी पहल है जहाँ पे लोगों को कहा गया है कि बी वोकल फॉर लोकल प्रोडक्ट्स और मेक देम ग्लोबल। तो लोकल प्रोडक्ट्स को आप ज़्यादा डिमांड कीजिए। जब आप ज़्यादा डिमांड करेंगे तो लोकल कंपनीज़ के पास भी ज़्यादा पैसा होगा, वो इनोवेशन कर पाएंगी और इनोवेशन की वजह से धीरे धीरे वो ग्लोबलाइज होंगी, हमारी इंडियन कंपनीज जो है बाहर जाएंगी। तो ये जो है एक बहुत अच्छा विजन है जिसको हम आगे यूज़ कर सकते हैं। तो पहले जो हमारा पैकेज अनाउंस हुआ था 31 मार्च के आसपास, वो था आपका प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज। वो इस आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर सब्स्यूम हो जाएगा। उसमें टोटल हमें 1.7 लाख करोड़ का ये मिला हुआ था। 1.7 लाख करोड़ का रिलीफ पैकेज था ये, और इससे जो है पुअर को हेल्प होगी कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ने में। तो इसमें क्या क्या था पहले एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के क्या क्या चीज़ें थी। पहली चीज़, इंश्योरेंस कवर 50 लाख का बोला गया था हेल्थ वर्कर्स के लिए। दूसरी चीज़, 80 करोड़ जो पुअर लोग हैं उनको 5 किलो वीट और राइस पर पर्सन 3 महीने के लिए एक्सटेंड किया गया था। फिर 1 किलो चावल की बात, 1 किलो दाल की बात की गई थी हर हाउस होल्ड के लिए। ये फ्री में मिलेगा अगले 3 मतलब हर महीने 3 महीने के लिए।
20 करोड़ जो विमेन थी जिनके जनधन अकाउंट थे उनको 500 पर मंथ 3 महीने के लिए दिए जाएंगे। गैस सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा था 8 करोड़ पुअर फैमिलीज़ को 3 महीने के लिए। और नरेगा में जो वेज रेट था वो 202 कर दिया गया था 182 की जगह, और इससे 13.62 लाख करोड़ फैमिलीज़ को हेल्प होगी। एक्सग्रेशिया पेमेंट ऑफ 1000 to 3 करोड़ पुअर सीनियर सिटीजन, जो पुअर सीनियर सिटीजन है उनको 1000 रुपये पर मंथ उनके जो पेंशन आती है, उनकी ओल्ड एज पेंशन आती है, वहाँ पे जाएगा। पुअर विडोज़ के लिए भी और पुअर दिव्यांग्स के लिए भी सेम 1000 का जो है पैसा मिलना था उनको पर मंथ के हिसाब से। तो और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का क्या फीचर्स थे? दूसरा फीचर था कि जो 2000 रुपये जो फार्मर्स को दिए जाते हैं पीएम किसान के थ्रू, उनको फ्रंट लोड करके इमिडिएटली रिलीज़ करना था 8.7 करोड़ फार्मर्स के लिए। बिजनेस बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए वेलफेयर फंड बनाया था जिससे कि रिलीफ मिल सके वर्कर्स को। 24% जो मंथली वेजेस थे वो लोगों के जो है पीएफ अकाउंट में जो है क्रेडिट कर दिए गए थे, जो भी 15,000 तक कमाते हैं ना, तो उनका आपको पता होगा ईपीएफ होता है, इलेक्ट्रॉनिक आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है। तो ये 24% उनके वेजेस का गवर्नमेंट ने पीएफ अकाउंट में जमा किया था। 5 करोड़ वर्कर जो कि ईपीएफ के अंदर रजिस्टर्ड हैं उनको जो है एडवांस पीएफ जो भी उनका इकट्ठा था उसका 75% तक वो एडवांस यहाँ से विड्रॉ कर सकते थे, जिससे कि वो जो सैलरी का लॉस हो रहा है उसको कवर कर सकें। उसके अलावा जो कोलेटरल फ्री लेंडिंग थी उसको इसकी लिमिट को इंक्रीज़ करके 20 लाख कर दिया था सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, और इससे 6.85 करोड़ लोगों को जो है फ़ायदा हुआ है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड को जो है यूज़ किया जा सकता है मेडिकल टेस्टिंग, स्क्रीनिंग एटसेट्रा के लिए। इसमें हमने बात करी थी 35,000 करोड़ का जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड है वो डिस्ट्रिक्ट मिनरल एरियाज़, रिच एरियाज़ में अभी भी वो वर्किंग है, वो लोगों के पास पड़ा हुआ है। तो इसको यूज़ करके डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ मेडिकल टेस्टिंग कर सकती थी, वहाँ पे स्क्रीनिंग कर सकती थी, ऑगमेंट कर सकती थी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को, उसमें हम इसको यूज़ कर सकते थे। ये गरीब कल्याण पैकेज का के कुछ पार्ट्स थे। उसके अलावा और भी मेजर्स लिए गए थे। पहली चीज़ आरबीआई ने क्या किया था, वेज ऑन मीन्स एडवांस की जो लिमिट थी स्टेट की उसको इंक्रीज़ कर दिया था, 60% तक कर दिया था। ओवरड्राफ्ट की ड्यूरेशन लिमिट को 60% एनहेंस किया है। इसके थ्रू वेज एंड मीन्स बोरोइंग के थ्रू जो है स्टेट्स बोरोइंग करते हैं। वेज एंड मीन्स क्या होता है ये हम अलग लेक्चर में एक देखेंगे, आज ही मैं उसको कवर कराऊंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि क्या होता है। ये पूरा टेक्निकल है तो आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिर जो भी पेंडिंग इनकम टैक्स रिफंड्स थे वो जो 5 लाख तक के वो तुरंत जो है दे दिए गए थे, इससे 14 लाख टैक्स पेयर्स को फ़ायदा हुआ है। उसके अलावा स्पेशल रिफंड एंड ड्रॉबैक डिस्पोजल ड्राइव की गई है जिससे कि जितने भी रिफंड और ड्रॉबैक क्लेम्स थे उनको मीट किया जा सके। और जो भी इस पूरे मेजर से, इन मेजर्स से 18,000 करोड़ के रिफंड जो है लोगों तक पहुँचाए गए हैं। 15,000 करोड़ सेंक्शन किए गए थे इमरजेंसी हेल्थ रिस्पांस पैकेज के रूप में। उसके अलावा और मेजर्स जो यूज़ किए गए थे पहले मतलब लॉकडाउन के बीच में, वो था कि रिलैक्सेशन ऑफ स्टैट्यूटरी एंड कंप्लायंस मैटर। तो स्टैट्यूटरी और जो कंप्लायंस की चीज़ें हैं उनमें थोड़े रिलैक्सेशन किए गए थे। जैसे पहली चीज़ आईटीआर फाइल करने की जो डेट है वो बढ़ा करके 30 जून 2020 कर दी गई थी। दूसरा जीएसटी रिटर्न्स की जो डेट है वो बढ़ा के जून 2020 कर दी गई थी। 24/7 कस्टम क्लियरेंस है 30 जून 2020 तक। 3 महीने के लिए जो डेबिट कार्ड होल्डर्स हैं वो कैश फ्री कितना भी अमाउंट अपने एटीएम से निकाल सकते हैं। दूसरा जो भी आपके पेमेंट होने हैं व्हीकल और मोटर इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के, उनके एडवांस पेमेंट हम 15 मई तक कर सकते हैं। मैंडेटरी बोर्ड मीटिंग्स को एक्सटेंड कर दिया गया है 60 दिन के लिए 30 सितंबर तक। उसके अलावा जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू की जा सकती हैं। ई वोटिंग की फैसिलिटी और सिंप्लीफाइड वोटिंग फैसिलिटी जो आपकी एजीएम्स होती हैं उनमें कंपनीज कर सकती हैं। तो ये बाकी मेजर्स पहले यूज़ किए गए थे। अब क्या रिजर्व बैंक के क्या क्या मेजर्स थे? रिजर्व बैंक ने कैश रिजर्व रेशियो को की लिक्विडिटी एनहेंसमेंट 1,37,000 करोड़ तक किया था। फिर टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन्स TLROs को जिसको बोलते हैं उसमें 1,50,000 करोड़ का जो है ये किया था, जहाँ पे 3 साल तक के लिए जो है गवर्नमेंट की रेपो जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट, कमर्शियल पेपर और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर वगैरह में इन्वेस्टमेंट किया गया था ऑन रेपो रेट।
फिर TLTRO 50,000 करोड़ का किया गया था, जिससे कि स्पेसिफिकली NBFC और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज़ के लिए ये अगेन इशू किया गया था। ये जो 50,000 करोड़ होगा, इससे इसको यूज़ करके बैंक्स जो है म्यूचुअल फंड्स इंडस्ट्री को लोन दे सकती है। उसके अलावा जो बोरोइंग लिमिट थी ओवरनाइट की, वो बढ़ा दी गई थी। मतलब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी नाम की एक फैसिलिटी दी जाती है, जिससे बैंक बोरो करते हैं RBI से। तो इसकी लिमिट बढ़ा करके इसमें एडिशनल 1,37,000 करोड़ की लिक्विडिटी एनहेंस की गई थी RBI के द्वारा, जिससे कि बैंक के अंदर लिक्विडिटी रहे, सिस्टम हमारा लिक्विड रहे। तो ये कुछ मेजर्स RBI के द्वारा लिए गए थे। फिर उसके अलावा RBI ने स्पेशल रिफाइनेंस फैसिलिटी दी थी नाबार्ड को और सिडबी को और नेशनल हाउसिंग बोर्ड को, जिससे कि 50,000 करोड़ तक उनको जो है ये फैसिलिटी दी गई थी। और इसके लिए जो लोन दिया गया उनको रेपो रेट पे ये लोन दिया गया था। उसके अलावा स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी 50,000 करोड़ की म्यूचुअल फंड्स को दी गई थी, जिससे कि वो इंटेंसिफाइड लिक्विडिटी प्रेशर को मीट आउट कर सकें। 3 महीने का मॉरिटोरियम दिया गया है कोई भी EMI का पेमेंट है उसके लिए। और उसके अलावा जो वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग की जो लिमिट्स हैं उनको ईज़ कर दिया गया है, मार्जिन हो वो ईज़ कर दिया गया है बैंक के लिए और बाकी कंपनीज़ के लिए भी। तो जो भी लोन्स आपके नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर कंपनीज़ के द्वारा कॉमर्शियल एंड रियल एस्टेट सेक्टर में दिए गए थे, उनकी जो ऑपरेशन ऑफ कॉमेंसमेंट ऑफ कॉमर्शियल ऑपरेशन की जो लिमिट होती है उसको 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। मतलब देखिए, जो रियल एस्टेट सेक्टर होता है ना, तो उसको जब वो कमेंसमेंट कर लेता है अपनी कॉमर्शियल ऑपरेशंस का, तब से वो लोन पेमेंट करना शुरू कर देता है। तो ये लिमिट 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है। मान लीजिए वो 2020 में कमेंस करते हैं बिजनेस, तो 2020 से ना दे करके 2021 से वो अपने पे लोन्स जो भी वो NFC को देने थे उनको दे सकते हैं। तो ये लिमिट 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है। अब देखेंगे हम बिजनेसेस और MSME को क्या फ़ायदा हुआ है इस पैकेज के थ्रू। तो गाइस, ये वर्क कैसे करेगा? इसमें क्या होगा कि 20,000 करोड़ का सबऑर्डिनेट डेब्ट दिया जाएगा। तो ये कैसे काम करेगा? गवर्नमेंट जो है 4,000 करोड़ देगा CGD MSE, मतलब क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। ये नाम का आपका स्पेशल जो है व्हीकल होता है। इस पर्टिकुलर एजेंसी को गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। फिर ये जो आपका सेंट्रल गारंटी फंड है, ये आपका पार्शियल क्रेडिट गारंटी सपोर्ट देगा बैंक को। तो मतलब अगर कोई बैंक लोन दे रहा है तो उसको जो है क्रेडिट की गारंटी CGD MSE करेगा। अब जो भी प्रमोटर हैं मीडियम स्मॉल और आपके MSME सेक्टर के, उनको अगर बैंक लोन देता है तो उस लोन को जो है प्रमोटर के द्वारा इक्विटी के रूप में इन्फ्यूज़ किया जाएगा। तो मतलब जो भी हमने वो लिया है, जो भी उनको दिया गया है लोन, वो इक्विटी के फॉर्म में उस लोन को जो है इन्फ्यूज़ किया जाएगा। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जो इनके स्ट्रेस एसेट हैं उसमें रिलीफ मिल जाएगी। MSME सेक्टर को थोड़ी सी बेनिफिट मिलेगा। तो ये जो आपका डेट है, एज ए डेट ना होकर के एज ए इक्विटी उसका इन्फ्यूजन किया जाएगा प्रमोटर के द्वारा। जो भी प्रमोटर को लोन मिल रहा है उस लोन को हम इक्विटी को एनहेंस करने के लिए यूज़ करेंगे। तीसरा जो एक सपोर्ट दिया जा रहा है वो 50,000 करोड़ इक्विटी इन्फ्यूजन फॉर MSE थ्रू फंड ऑफ फंड्स। तो इसका फीचर क्या है? एक फंड ऑफ फंड बनाया जाएगा, बड़ा जो है कॉर्पस का फंड ऑफ फंड बनाया जाएगा। उसमें 10,000 करोड़ का ये फंड ऑफ फंड सेटअप होगा। इससे जो है इक्विटी फंडिंग मिलेगी MSME सेक्टर को, जिससे कि वो ग्रो कर सके, उनका ग्रोथ पोटेंशियल और वायबिलिटी रीच कर सके। अब ये वर्क कैसे करेगा? फंड ऑफ फंड को मदर फंड और डॉटर फंड्स के थ्रू वर्क कराया जाएगा। मतलब फंड ऑफ फंड जो बड़ा फंड है 10,000 करोड़ का, ये आपका टोटल फंड ऑफ फंड हो गया, ये मदर फंड हो गया। इसके जो है सबऑर्डिनेट डॉटर फंड्स होंगी जो पर्टिकुलर एरियाज में वर्क करेंगी। अब फंड स्ट्रक्चर जो है हेल्प करेगा कि 50,000 करोड़ को आप लीवरेज कर सकते हैं फंड्स को डॉटर फंड के लेवल पे। तो मतलब मदर फंड आपका मेन फंड है, फिर डॉटर फंड्स के थ्रू आप जो है लीवरेज कर सकते हैं 50,000 करोड़ तक। और इससे जो है MSME का साइज़ एक्सपेंड हो जाएगा, उनकी कैपेसिटी भी एक्सपेंड होगी। एडिशनल बेनिफिट ये होगा कि MSME लिस्टेड हो जाएंगे स्टॉक एक्सचेंजेस पर, क्योंकि उनका जो कैपिटल बेस है वो बढ़ रहा है। क्योंकि उनके देखिए इक्विटी इन्फ्यूजन किया जा रहा है डायरेक्टली फंड ऑफ फंड के थ्रू, मदर फंड और डॉटर फंड्स के लिए थ्रू उनकी जो इक्विटी एनहेंस की जा रही है। तो उनका साइज़ बढ़ेगा, कैपेसिटी बढ़ेगी और इससे वो स्टॉक एक्सचेंज पे भी लिस्ट होने में उनको बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट, MSME की जो डेफिनेशन है वो चेंज कर दी गई है। तो इन्वेस्टमेंट लिमिट को अपवर्ड रिवाइज किया गया है। एडिशनल क्राइटेरिया टर्नओवर का इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। डिस्टिंक्शन जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में थी वो एलिमिनेट कर दी जा रही है। और इसके लिए जो भी लॉज का अमेंडमेंट है वो किया जाएगा इस MSME की डेफिनेशन को चेंज करने के लिए। तो पुरानी
पुरानी और नई डेफिनेशन में चेंज क्या है। देखिए, एग्जिस्टिंग एमएसएमई क्राइटेरिया क्या था, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज है उसमें 50 लाख तक का इन्वेस्टमेंट है तो वो माइक्रो में आती थी, और अगर कोई सर्विस एंटरप्राइज है उसमें 10 लाख तक का इन्वेस्टमेंट है तो वो माइक्रो में आती थी। तो मतलब माइक्रो में, सर्विस एंटरप्राइज में इन्वेस्टमेंट की लिमिट कम थी और मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज में ज़्यादा थी। स्मॉल की अगर बात करें तो 5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है तो वो स्मॉल एंटरप्राइज होती है मैन्युफैक्चरिंग में, और 2 लाख करोड़ तक का 2 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है सर्विस सेक्टर में तो वो इन्वेस्टमेंट वो आपका स्मॉल इंडस्ट्री कहलाती है। मीडियम इंडस्ट्री की अगर बात करें तो 10 करोड़ तक का आपने अगर मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज में इन्वेस्टमेंट किया है तो वो मीडियम इंडस्ट्री कहलाती है, और अगर सर्विस सेक्टर की बात करें तो 5 करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट में सर्विस सेक्टर कहलाता है। रिवाइज्ड एमएसएमई क्लासिफिकेशन क्या है, ये अब क्लासिफिकेशन आपकी खत्म हो जाएगी, ये क्लासिफिकेशन रह जाएगी। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और एनुअल टर्नओवर 2 क्राइटेरियाज लिए गए हैं। माइक्रो एंटरप्राइज के लिए, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे वो सर्विस हो, इन्वेस्टमेंट होना चाहिए 1 करोड़ तक का और टर्नओवर होना चाहिए 5 करोड़ तक का। 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 5 करोड़ तक का अगर आपका टर्नओवर है तो आप माइक्रो इंडस्ट्री की कैटेगरी में आएंगे। अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ है और टर्नओवर 50 करोड़ है तो आप स्मॉल इंटरप्राइज की कैटेगरी में आएंगे, और अगर आपका इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ है, टर्नओवर 100 करोड़ है तो आप मीडियम एंटरप्राइज की कैटेगरी में आएंगे। तो देखिए क्या होता था कि एमएसएमई जो है अपने पोटेंशियल को अचीव नहीं करते थे, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर को बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, तो वो अपना इन्वेस्टमेंट और जो है बढ़ाते नहीं थे, क्योंकि उनको ये डर था कि वो एमएसएमई की कैटेगरी से या क्लासिफिकेशन से बाहर निकल जाएंगे। इसीलिए ये क्लासिफिकेशन थोड़ी अपवर्ड एनहांस की गई है, जिससे कि खुल के इन्वेस्टमेंट जो है किया जा सके एमएसएमई सेक्टर में, और कंपनीज इंजॉय करते रहें अपने एमएसएमई के स्टेटस को। तो ये जो है अच्छी एक अनाउंसमेंट है, अच्छा जो डेफिनेशन का रिवीजन है, ये काफ़ी अच्छा रिफॉर्म है और काफ़ी नीडेड रिफॉर्म था। नेक्स्ट हमने ग्लोबल टेंडर्स को डिसअलाउ किया है 200 करोड़ तक का, अगर कोई डोमेस्टिक फार्म जो है ही कर सकती है। तो आपको पता होगा कि जो भी गवर्नमेंट कोई ऑर्डर करती है तो वो टेंडर के थ्रू करती है। तो अगर कोई भी गवर्नमेंट फार्म को कुछ भी ऑर्डर करना है 200 करोड़ तक का, तो वो सिर्फ डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट करेगी। तो इससे क्या होगा, डोमेस्टिक फार्म्स को बेनिफिट मिलेगा। इंडियन एमएसएमई और बाकी जो इंडियन कंपनीज हैं उनको अनफेयर कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ता है फॉरेन कंपनीज से, इसीलिए ग्लोबल टेंडर्स को डिसअलाउ किया जाएगा गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में। 200 करोड़ तक का अगर कुछ भी गवर्नमेंट प्रोक्योर करे तो वो पूर्णतः डोमेस्टिक फर्म्स के द्वारा ही जो है किया जा सकता है। ग्लोबल फर्म इसमें टेंडर प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, और इसके लिए जो अमेंडमेंट किया जाएगा, जनरल फाइनेंशियल रूल्स का अमेंडमेंट किया जाएगा, जिससे कि इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकें। फिर इससे बेनिफिट ये होगा कि सेल्फ रिलायंट भारत बनेगा, क्योंकि देखिए जितनी परचेजिंग होती है उसमें एक बहुत बड़ा परचेजिंग का पार्ट गवर्नमेंट परचेजिंग होता है। तो अगर गवर्नमेंट परचेजिंग 200 करोड़ तक की इंडियन इंडस्ट्रीज से करती है तो इससे इंडियन इंडस्ट्रीज़ की डिमांड बहुत एनहेंस होगी और बेनिफिट बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक इंडस्ट्री को होगा, और मेक इन इंडिया की एक जो हमारी विजन है उसको भी सपोर्ट मिलेगा। एमएसएमई सेक्टर का भी बिजनेस जो है इंक्रीज़ हो पाएगा। एक उनका गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट फिक्स रहेगा तो वो आसानी से अपनी क्वालिटी ऑफ सर्विस भी बढ़ा पाएंगी और उनको फंड्स का भी इन्फ्यूजन होता रहेगा। फिर बाकी इंटरवेंशन जो एमएसएमई के लिए किए गए हैं, जो भी एमएसएमई को फेस हो रही है प्रॉब्लम मार्केटिंग और लिक्विडिटी के लिए उसके लिए ई मार्केट लिंकेज किया जाएगा एमएसएमई का, मतलब ई मार्केट के थ्रू उनको प्रमोट किया जाएगा और ट्रेड फेयर्स वगैरह रिप्लेस करके ई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स उनको प्रोवाइड किए जाएंगे। फिनटेक मतलब फिनेंशियल एंड टेक्नोलॉजी यूज़ की जाएगी, जिससे कि ट्रांजैक्शन जो है एनहेंस किए जा सके। लैंडिंग को कर सके हम डेटा जनरेट करके, ई मार्केट प्लेस से डेटा जनरेट करके जो फिनटेक इनोवेशंस हैं वो यहाँ पे किए जाएंगे, जिससे कि ट्रांजैक्शन जो है आपके ज़्यादा से ज़्यादा ई ट्रांजैक्शन हो सकें। बाकी 2500 करोड़ जो है ईपीएफ का सपोर्ट दिया जाएगा बिजनेस को 3 और महीने के लिए। तो 3 महीने तक हमने देखा था जो भी आपके प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में हमने देखा था कि 12% जो आपका ईपीएफ होता है उसका पेमेंट एम्प्लॉयर करता है और 12% एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है। अब ये एप्लीकेबल था मार्च अप्रैल मई तक। तो नई एप्लीकेबिलिटी जो भी सैलरी मंथ्स हैं जून जुलाई और अगस्त तक की, उसमें भी आपका 24% जो गवर्नमेंट दे रही थी, 12% एम्प्लॉयर का हिस्सा और 12% एम्प्लॉय का हिस्सा, ये 15,000 तक जिनकी भी इनकम है उनकी इनकम का 24% जो है पीएफ फंड में गवर्नमेंट सबमिट कराएगी। तो टोटल 6 महीने के लिए, पिछले गरीब कल्याण के थ्रू 3 महीने और इस वाली योजना के थ्रू 3 और महीने इसको एक्सटेंड किया जाएगा। इससे 200 करोड़ की लिक्विडिटी रिलीफ मिलेगा 3.6 लाख एस्टैब्लिशमेंट को और 72.22 लाख एम्प्लॉयज़ जो है इससे बेनिफिट किए होंगे।
नेक्स्ट ईपीएफ का जो कंट्रीब्यूशन है वो बिजनेस और वर्कर्स का 3 महीने के लिए रिड्यूस किया जाएगा। मतलब स्टैट्यूटरी जो पीएफ कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर का और एम्प्लॉई का, उसको 10% जो है कर दिया जाएगा 12% की जगह। तो ये सभी उन एस्टेब्लिशमेंट में कवर होगा जहाँ पे ईपीएफओ एप्लीकेबल होता है, तो उन सभी के लिए एप्लीकेबल होगा ये। और जो भी वर्कर्स जिनको 24% का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, मतलब जिनकी भी सैलरी 15,000 से ज़्यादा है, उनको ये बेनिफिट नहीं मिला था कि उनका जो 24% ईपीएफ का गवर्नमेंट उनको नहीं दे रही थी, तो ऐसे में उनको जो है उनको सिर्फ 10% का वो करना होगा, उनको सिर्फ 10% सबमिट करना है, 12% सबमिट नहीं करना है। सेंट्रल पीएससीज और स्टेट पीएसयू ये 12% ही कंट्रीब्यूट करेंगे, बट बाकी जो कंपनीज हैं उनके अंदर जो 10% उनको कंट्रीब्यूशन करना होगा, 12% कंट्रीब्यूशन नहीं करना होगा 3 महीने के लिए। इससे 6.5 लाख लोगों को जो है रिलीफ मिलेगा, 6.5 लाख एस्टैब्लिशमेंट को रिलीफ मिलेगा और 5 करोड़ एम्प्लॉयज़ को रिलीफ मिलेगा। लिक्विडिटी जो है 6750 करोड़ की मिलेगी एम्प्लॉयर्स को और एम्प्लॉयज़ को 3 महीने के अंदर, क्योंकि उनका 2% ऑफ सैलरी उनके हाथ में आ रहा है। 10% ही कट रहा है, 2% उनके हाथ में आ रहा है, तो 2% ऑफ सैलरी का जो बेनिफिट है वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है। फिर 30,000 करोड़ का स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम एनबीएफसीज, एचएफसीज और एमएफआईज के लिए। तो मतलब गवर्नमेंट क्या है 30,000 करोड़ का स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम लॉन्च करेगी। इन्वेस्टमेंट किया जाएगा प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट ट्रांजेक्शन्स में, जिससे कि आपका एनबीएफसी, एचएफसी और एमएफआई मतलब म्यूचुअल फंड कंपनीज और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इन सभी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट ग्रेड को जो है एनहांस किया जा सके, तो इनके अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम के तहत। फिर मेन फीचर्स ये होंगे कि गवर्नमेंट जो है आरबीआई या गवर्नमेंट ऑगमेंट करेगी लिक्विडिटी को इन कंपनीज़ के अंदर, और सिक्योरिटीज़ को पूरी तरह से गारंटी किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। मेन बेनिफिट है कि लिक्विडिटी सपोर्ट जो सफ़र कर रहा है, अभी लिक्विडिटी की कमी है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ में, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स में, तो इन सब की जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगी और म्यूचुअल फंड्स को थोड़ा सा इससे जो है कॉन्फिडेंस आएगा मार्केट के अंदर, और फिर इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर पाएंगे। फिर 45,000 करोड़ का जो पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम है 2.0, ये एनबीएफसीज के लिए लॉन्च की गई है। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, एचएफसीज और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जिनके पास लो क्रेडिट रेटिंग है, उनको ज़्यादा लिक्विडिटी चाहिए जिससे कि वो फ्रेश लैंडिंग कर सकें एमएसएमईज को और इंडिविजुअल्स को। तो एग्जिस्टिंग जो आपकी पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम है, इसको एक्सटेंड करके बोरिंग्स को कवर किया जाएगा। जैसे कि जो भी प्राइमरी इशू कर रहे हैं वो बॉन्ड्स का या आपका जो भी कॉर्पोरेट पेपर्स हैं उनका, अगर कोई इशू किया जा रहा है लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, तो ऐसी एंटिटीज़ की जो लाइबिलिटी साइड है उसको जो है उसकी पार्शियल क्रेडिट गारंटी की जाएगी, जिससे कि उनकी बैलेंस शीट्स जो है बेटर हो सकें। फिर मेन फीचर ये है 20% जो भी लॉस होगा वो गवर्नमेंट बॉन्ड करेगी। एलिजिबिलिटी ये होनी चाहिए कि AA पेपर या उसके नीचे वाले अनरेटेड पेपर्स जो है ये एलिजिबल होंगे इन्वेस्टमेंट के लिए, और ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए रेलेवेंट होगा। इस स्कीम से 45,000 करोड़ की जो है लिक्विडिटी आपकी जाएगी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ के अंदर। फिर उसके अलावा 90,000 करोड़ का लिक्विडिटी इंजेक्शन किया जाएगा डिस्कॉम में, मतलब आपकी जो पावर जनरेटिंग कंपनीज़ है उनके अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। डिस्कॉम्स को जो भी पावर जनरेशन और ट्रांसमिशन कंपनीज़ हैं, अप टू 94,000 करोड़ तक का उनके अंदर जो है इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इसके लिए उनको लिक्विडिटी सपोर्ट मिलेगा 90,000 करोड़ का, जो भी उनके रिसीवेबल्स हैं उसके अगेंस्ट उनको लिक्विडिटी दी जाएगी। फिर वर्क कैसे करेगा, उनको जो है लोन दिया जाएगा स्टेट गारंटीज़ के अगेंस्ट, मतलब स्टेट गारंटी देगी और इस बेसिस पे वो लोन ले सकते हैं। और उनका जो एक्सक्लूसिव पर्पस ऑफ लोन होना चाहिए वो उनकी जो भी लाइबिलिटी है, अगर उनको कोई लाइबिलिटी जो है अपनी डिस्चार्ज करनी है तो उस लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए वो लोन ले सकते हैं, और उस लोन की जो गारंटी होगी वो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। इसे डिजिटल पेमेंट फैसिलिटी वो कर सकते हैं प्रोवाइड कर। लिंकेजेस जो है रिफॉर्म्स के लिए ज़्यादा किए जाएंगे, जैसे कि अगर वो डिजिटल पेमेंट फैसिलिटी देते हैं कंज्यूमर को तो उनको बेनिफिट मिलेगा और ज़्यादा। दूसरी चीज़ लिक्विडेशन ऑफ आउटस्टैंडिंग ड्यूज़, मतलब जो भी ड्यूज़ हैं वो क्लियर कर दें, तो ये चीज़ इसके लिए वो जो है लोन्स ले सकते हैं। और तीसरी चीज़ फिनेंशियल और ऑपरेशनल लॉसेस को वो रिड्यूस कर पाएँ, इसके लिए भी वो लोन्स ले सकते हैं। तो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर जनरेशन कंपनीज जो है रिबेट देंगी डिस्कॉम को, और उसको पास कर दिया जाएगा फाइनल कंज्यूमर मतलब इंडस्ट्रीज़ के लिए। फिर कॉन्ट्रैक्टर्स को रिलीफ मिली है
6 महीने तक का उनका एक्सटेंशन हो गया है बिना किसी कॉस्ट के कॉन्ट्रैक्टर को। जो भी वो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो भी वो सेंट्रल एजेंसीज़ को कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जैसे कि रेलवे हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हो गया, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट हो गया, तो इसमें उनको जो है 6 महीने की रिलीफ बिना किसी कॉस्ट के दी जाएगी। कंस्ट्रक्शन वर्क और गुड्स एंड सर्विसेज के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, उन कॉन्ट्रैक्टर्स को ये रिलीफ मिलेगी। और उनका जो ऑब्लिगेशन था, जैसे कि कंप्लीशन ऑफ वर्क हो गया, इमीडिएट माइलस्टोन हो गया, इन चीज़ों में उनको रिलीफ मिलेगी। उसके अलावा उनको उनका जो कंसेशन पीरियड है वो इंक्रीज़ कर दिया जाएगा पीपीपी वाले कॉन्ट्रैक्ट्स में। तो उनको कुछ कंसेशन मिलता है पीपीपी कॉन्ट्रैक्ट्स में, कुछ टाइम पीरियड का कंसेशन मिलता है, तो ये कंसेशन उनका जो है एक्सपैंड किया जाएगा। फिर गवर्नमेंट एजेंसीज पार्शली रिलीज़ करेंगी बैंक गारंटीज़ को, जिससे कि कॉन्ट्रैक्टर्स को भी ये पार्शली जो है उनका कैश फ्लो की जो प्रॉब्लम है वो ईज आउट हो सके। नेक्स्ट एक्सटेंशन किया जाएगा रजिस्ट्रेशन एंड कंप्लीशन डेट ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट अंडर RERA। तो इसका मेन फीचर क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ये स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को एडवाइस करेगी कि वो कोविड-19 को फोर्स मेजर मतलब एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोर्स ट्रीट करे RERA के अंडर, और इसलिए उनको जो है रजिस्ट्रेशन और कंप्लीशन डेट का 6 महीने तक एक्सटेंशन किया जाना चाहिए। जो भी उनकी डेट थी कंप्लीशन की वो 6 महीने आगे बढ़ा दी जानी चाहिए, और जो भी रजिस्ट्रेशन की डेट थी वो भी 6 महीने आगे बढ़ा सकते हैं। 25 मार्च 2020 के बाद जो भी रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स थे जिनको भी 25 मार्च 2020 तक मतलब कंप्लीट होना था, तो उनकी रजिस्ट्रेशन और कंप्लीशन डेट को 6 महीने आगे एक्सपैंड किया जाएगा। और इसके लिए कोई इंडिविजुअल एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। ये सुओ मोटो ये एप्लीकेशंस मतलब सुओ मोटो ये सभी के लिए एप्लीकेबल होंगी, तो उनको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ उनको ये बेनिफिट मिलेगा। फिर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की एडवाइजरी क्या है कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जो है 3 महीने के लिए और एक्सटेंड कर सकती हैं अगर उनको ज़रूरत हो तो। उसके लिए इश्यू फ्रेश प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली विद रिवाइज टाइमलाइन। तो जैसे टाइमलाइन रिवाइज हो गई है ना, तो उनको ऑटोमेटिकली एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है इशू करना होगा, और टाइमलाइंस को एक्सटेंड करना होगा स्टैट्यूटरी कंप्लायंस। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो भी RERA के जो भी स्टैट्यूटरी अप्लायंसेस जो भी कंप्लायंस होती हैं टाइमलाइन की को रिलेटेड, तो उसको ध्यान में रखते हुए टाइमलाइंस को एक्सटेंड करना है। बेनिफिट ये होगा कि जो रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है कि अब कंप्लीशन डेट आ गई और काम नहीं हो पा रहा है, कोविड-19 है तो वो कंप्लीशन अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में उनका जो है स्ट्रेस कम हो जाएगा और वो कंप्लीशन जो है प्रोजेक्ट्स का कर पाएंगे, जिससे कि होम बायर्स को डिलीवरी मिल जाए उनकी नई टाइमलाइंस पे। तो अब वो नई टाइमलाइंस के अकॉर्डिंग डिलीवरी देंगे, क्योंकि एज इट इज़ काम नहीं हो रहा था। सभी लोग जानते हैं 3 महीने के लिए बंद था, सारा मार्केट बंद था, तो वो कैसे अपना कंप्लीशन करते हैं प्रोजेक्ट्स का। तो प्रोजेक्ट्स का कंप्लीशन उनको नई टाइमलाइन के अकॉर्डिंग करना होगा, तो इससे उनको जो प्रेशर है होम बायर्स का वो प्रेशर भी कम हो जाएगा, और कंप्लायंसेस का जो प्रेशर था वो भी थोड़ा कम हो जाएगा। तो नेक्स्ट है आपका 50,000 करोड़ लिक्विडिटी थ्रू TDS TCS रिडक्शन रेट। तो इसमें क्या है कि ऑब्जेक्टिव है कि ज़्यादा फंड्स हों टैक्स पेयर के पास। तो रेट जो आपका TDS होता था, नॉन सैलरीड स्पेसिफाइड पेमेंट्स जो भी रेसिडेंट्स को दिए जाते थे, या और टैक्स कलेक्शन एट सोर्स जो भी होता था स्पेसिफाइड रिसिप्ट्स के लिए, उसका रेट जो भी एग्जिस्टिंग रेट थे, मान लीजिए 10% रेट है तो इससे 25% का रिडक्शन किया जाएगा। जो भी एग्जिस्टिंग रेट पे TDS कटता था या TCS कटता था, उसका 25% उस रेट में रिडक्शन किया जाएगा। तो 10% से 25% घटा दिया गया, तो सिर्फ 6% का जो है उनको पेमेंट करना होगा। तो इस तरह से ये जो है ऑलमोस्ट जो है 25% का जो बेनिफिट है ये टैक्स पेयर के पास जाएगा। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, जो भी पेमेंट होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स के, प्रोफेशनल फ़ी का पेमेंट हो गया, इंटरेस्ट का पेमेंट हो गया, रेंट, डिविडेंड, कमीशन, ब्रोकरेज, ये सारे जो एलिजिबल होंगे इस रिड्यूस रेट ऑफ TDS के तहत। एप्लीकेबिलिटी, ये रिडक्शन जो है एप्लीकेबल होगा फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए, मतलब कल से लेकर के मार्च 31 2021 तक 25% रिड्यूस रेट पे ही आपका TDS कटा करेगा। इससे जो है एडिशनल लिक्विडिटी रिलीज होगी 50,000 करोड़ की मार्केट में। बाकी डायरेक्ट टैक्स मेजर्स क्या हैं, जो भी पेंडिंग रिफंड्स थे चैरिटेबल ट्रस्ट के या नॉन कॉर्पोरेट बिजनेस के या प्रोफेशनल्स के, प्रोप्राइटरशिप के, पार्टनरशिप के, LLPs के, कोऑपरेटिव्स के, ये सभी जो है जो भी आपके पेंडिंग रिफंड थे तुरंत इमीडिएटली रिलीज़ किए जाएंगे।
जो भी इनकम टैक्स रेट की जो रिटर्न की डेट थी वो आपकी 2019 के लिए एक्सटेंड कर दी जाएगी 31 जुलाई तक, और 2020 के लिए जो है 31 अक्टूबर 2020 तक की जगह 30 नवंबर 2020 तक। टैक्स ऑडिट जो है आपका 30 सितंबर 2020 की जगह 31 अक्टूबर 2020 तक किया जाएगा। तो सारी जो डेट्स हैं वो आगे एक्सटेंड कर दी गई हैं एक एक महीना। 30 जून जो है आपकी डेट थी पिछले साल के ITR भरने की, वो 31 जुलाई हो गई है। फिर आपका इस साल का ITR भरने की डेट थी 31 अक्टूबर, वो आपकी नवंबर हो गई है। फिर टैक्स ऑडिट की डेट थी सितंबर 30, वो एक्सटेंड होकर के 31 अक्टूबर 2020 हो गई है। उसके अलावा जो डेट ऑफ असेसमेंट थी वो आपकी एक्सटेंड कर दी जाएगी 31 दिसंबर 2020 कर दी जाएगी। और जो आपकी जिनको जो है डेट ऑफ असेसमेंट जिनका 31 अक्टूबर 2021 था, उनका एक्सटेंड करके 30 सितंबर 2021 हो जाएगा। तो कुछ लोगों का जो असेसमेंट होता है वो 30 सितंबर 2020 को होता है, तो उनका जो असेसमेंट होगा 31 दिसंबर 2020 की डेट कर दी जाएगी। और कुछ का जो है बाहर कर दिया जाता है 31 मार्च 2021 को, तो इनका जो एक्सटेंड करके 30 सितंबर 2021 कर दिया जाएगा। फिर जो विवाद से विश्वास स्कीम जो है लॉन्च की गई थी, उसका जो एडिशनल अमाउंट का मतलब ये जो एडिशनल अमाउंट पेमेंट करना था, ये 31 दिसंबर 2020 तक कर सकते हैं। तो ये आपकी स्कीम 31 मार्च को एक्सपायर हो रही थी, तो ये स्कीम को बढ़ा करके एक्सटेंड करके 31 दिसंबर 2020 तक कर दिया गया है। तो ये आपके सारे रिलीफ मेजर्स जो है अनाउंस किए गए हैं आज गवर्नमेंट के द्वारा। तो एक बार नटशेल में देख लीजिए कि क्या क्या बिजनेस को रिलीफ मिले हैं। पहला 3 लाख करोड़ तक का कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन मिला है बिजनेस इंक्लूडिंग MSME को। 20,000 करोड़ का सबऑर्डिनेट डेप्ट मिले है MSME को। 30,000 करोड़ तक की 50,000 करोड़ का इक्विटी इन्फ्यूजन हुआ है MSME फंड्स के थ्रू, जिसको मदर और डॉटर फंड के थ्रू जो है इन्वेस्ट किया जाएगा। MSME की जो डेफिनेशन है वो चेंज की गई है। फिर जो आपके ग्लोबल टेंडर्स थे उनको डिसअलाउ कर दिया गया है 200 करोड़ तक के लिए। बाकी इंटरवेंशंस हुए MSME के लिए। फिर 2500 करोड़ जो है EPF सपोर्ट मिलेगा बिजनेस और वर्कर्स को 3 और महीने के लिए। EPF कंट्रीब्यूशन को रिड्यूस कर दिया गया है। बाकी 15,000 से जो ज़्यादा कमाते हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसका अमाउंट रिड्यूस करके 12 से 10% कर दिया गया है। 30,000 करोड़ का जो लिक्विडिटी फैसिलिटी है NBFC को और आपकी म्यूचुअल फंड कंपनीज को मिलेगी। 45,000 करोड़ का पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम 2.0 NBFC के लिए इंट्रोड्यूस की गई है। 90,000 करोड़ का लिक्विडिटी इंजेक्शन किया गया है डिस्कॉम के अंदर। फिर रिलीफ मिलेगी कॉन्ट्रैक्टर्स को। उसके अलावा आपका जो रजिस्ट्रेशन की डेट है और कंप्लीशन की डेट है उसको एक्सपैंड कर दिया गया है RE के अंदर। 50,000 करोड़ का लिक्विडिटी दिया जा रहा है TTS और TCS रिडक्शन के थ्रू। ये 25% तक रिडक्शन हो गया है एग्जिस्टिंग रेट का। बाकी टैक्स मेजर जैसे कि विवाद से विश्वास स्कीम एक्सपेंड कर दी गई है 31 दिसंबर तक, और आपकी जो असेसमेंट डेट्स हैं वो भी आगे जो है एक्सपेंड कर दी गई हैं। तो ये आपका पार्ट 1 है। यहाँ पे हमने सिर्फ बिजनेस और इंक्लूडिंग MSME को जो रिलीफ दी गई है वो देखे हैं। अभी आगे आने वाले दिनों में और भी जो मेजर्स हैं वो इंट्रोड्यूस किए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा। तो डेली हम इसका अलग अलग जो है इशू में सारे एस्पेक्ट्स की चर्चा करेंगे। तो थैंक्स अ लॉट। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ गुड डे।